नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास कड़ी में। दर्शकों, नारी शक्ति को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि वो व्यवहारिक, वैचारिक, पारंपरिक, पारिवारिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण होती है और उसकी यही परिपूर्णता समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। बावजूद बेटियों में इतने गुण होने के आज भी समाज के कुछ एक वर्ग में हम बेटियों की शिक्षा में और सशक्तिकरण में बहुत सी चुनौतियां देखते हैं। ये चुनौतियां क्या हैं और इन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए, इसी विषय पर आज हम उपस्थित हैं और हमारे विषय का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जिन अतिथियों को आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आइए हम आपका उनसे साक्षात्कार करवाएं। इस वक्त हैं हमारे साथ प्राचार्य आदेश्वर पब्लिक स्कूल खमारगांव सीजा जॉन जी, और हैं हमारे साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय पलीगांव में शिक्षिका के पद पर कार्यरत कविता नेताम जी। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कविता जी के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं कि वे जो बेटियां हैं हमारी, जो शिक्षा से विमुख हो चुकी हैं किन्हीं भी कारणों से, उन्हें शिक्षा से वापस जोड़ने के लिए कविता जी और उनकी टीम बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं, आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो इसके लिए तो कविता जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि बालिका शिक्षित हो, इससे हम क्या समझते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? जो बालिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो परिवार का आधार स्तंभ है जी। और यदि बालिकाएं पढ़ेंगी तो निश्चित ही हमारे भारत का सर्वांगीण विकास संभव होगा जी। क्योंकि यदि शिक्षा की दर की बात करें और 100% शिक्षा की बात करें तो बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक परिवार की जो माता होती है वो बालक के लिए प्रथम गुरु होती है जी। तो यदि माता शिक्षित होंगी तो निश्चित ही वो अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार भी देंगी और बहुत अच्छे से परवरिश दे करके इस भारत के विकास का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए तत्पर भी रहेंगी। जी। तो इस वजह से मेरा मानना है कि बालिका शिक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। मतलब शिक्षित बेटी पूरी तरीके से समाज और परिवार के लिए सहारा साबित होती है। बिल्कुल जी। सीजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि कविता जी ने बताया कि बेटियों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब बेटी शिक्षित होती है तो इससे परिवार को और समाज को क्या क्या लाभ मिलते हैं? सुनीता जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक परिवार में जब माँ शिक्षित होती है तो डेफिनेटली बेटी का भी शिक्षा जो प्राप्त करना है या फिर उस शिक्षा के पीछे माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। जिसमें वो ये चाहती है कि बेटी शिक्षित और स्वावलंबी हो। और अगर एक परिवार में माँ शिक्षित होगी, उस परिवार का माहौल भी पूरा शिक्षा की तरफ ही जाता है। और एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो वो अपने आप को स्वावलंबी भी बनाती है और किसी भी डिसीजन को लेने में वो सक्षम हो जाती है और समाज में एक स्थान, एक सम्मान जो वो प्राप्त करती है वो शिक्षा से ही प्राप्त होता है। जी। और इस वजह से वो आगे चलकर अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकती है, फिनेंशियली और सोशली, सब तरफ से वो इंडिपेंडेंट हो जाती है और अपना कार्य स्वयं करने के काबिल बन जाती है। जी। तो इन तमाम प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं जब एक बेटी शिक्षित होती है। जी। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप ज़मीनी स्तर पे ये देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं कि बालिका शिक्षा का जो दर है ये कम है। मैं सीधे शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि बालिका शिक्षा में जो ड्रॉप आउट संख्या है ये बहुत अधिक होता जा रहा है, तो इसके पीछे आप कारण किसे मानती हैं? सुनीता जी, इसके पीछे कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण की बात करें तो लैंगिक असमानता एक मुख्य कारण हो सकता है जी। क्योंकि लैंगिक असमानता के ही कारण बच्चियों को पढ़ने का अवसर कम दिया जाता है। यदि एक परिवार है जो निर्धन है तो निश्चित ही अपने बालकों को पढ़ाने के बारे में सोचेगा, बालिकाओं को नहीं। दूसरा चीज ये है कि आप देखे होंगे कि शाला त्यागी बालिकाओं की जो संख्या है वो मुख्य रूप से उनका जो आयु वर्ग है वो 13-14 साल से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि 13-14 साल की जो बच्चियां होती हैं, किशोरावस्था में होती हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक एक जो वातावरण होता है उन बच्चियों को घर के कामकाज में उलझा करके रख देता है। इसके साथ ही साथ जो बालिकाएं होती हैं
क्योंकि किशोरावस्था में है तो माता पिता का एक सोच बन जाता है कि जो बच्चियां हैं वो पढ़ करके आगे क्या करेंगी, इनको तो आगे जा करके शादी ही करनी है, आगे जाके दूसरे परिवार में ही जाना है, तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बन नहीं सकती। तो इस वजह से वो अपने बालकों को ही प्राथमिकता देते हैं, शिक्षा का पूर्ण अवसर देते हैं। और इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि यदि ग्रामीण परिवेश में परिवार है और यदि स्कूल दूर है तो बच्चियां कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, वो दूरस्थ स्कूल कैसे जाएंगी, ये सारे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बालिकाओं को पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है और शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जी। इसी संदर्भ में सीजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि कविता जी ने बताया कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण बालिका शिक्षा की दर जो है वो कम है, तो इन दर को ऊपर उठाने के लिए, इन संख्याओं को और भी अधिक बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि हमें एनकरेज करना चाहिए जी। हर परिवार में ये, क्योंकि हमारे समाज में या फिर हमारी सरकार ने ऐसे कई सारे स्कीम इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके द्वारा हमारी जो संविधान है उसके अंतर्गत भी ये माना गया है, या फिर संविधान में ये नियम है कि हमारे बच्चे जो हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे, उनको मुफ्त शिक्षा, निशुल्क शिक्षा दी जाती है। जी। तो ये जो प्रावधान है इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे जो गांव के लोग हैं या गांव के माता पिता हैं वो इनको शिक्षा देने में सक्षम नहीं होते हैं। जी। तो इनको अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसका जो चलन है वो अच्छी तरह से अगर चले और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी मदद में आए, जैसे कि हमारा मिड डे मील स्कीम है जी। इसके द्वारा भी हम बच्चों को एनकरेज करें और पेरेंट्स को ये कहें कि आप अपने बच्चियों को स्कूल भेजें, जिस तरह आप बेटों को भेजते हैं उसी तरह बेटियों को भी भेजें। जी। और सारी व्यवस्था प्रदान करें, वो पुस्तकें प्रदान करें और साथ ही पास स्कूल और उनकी जो स्कूल पहुंचने की व्यवस्था है उसका भी प्रावधान अगर दें तो ऐसे में हम इन बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और उनके माता पिता को भी हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जी, तो कहीं ना कहीं जागरूकता ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है, बालिका शिक्षा को अवरोध करती है ये। तो कविता जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि लैंगिक असमानता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, तो लैंगिक असमानता को ही पहले खत्म किया जाए, इसके लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए? लैंगिक असमानता को खत्म करने की शुरुआत यदि देखा जाए तो परिवार से ही होगा जी। और कहीं ना कहीं जो घर की माता है वो एक अहम भूमिका निभाएगी और परिवार का सोच ऐसा होना चाहिए कि बेटी और बेटा दोनों समान हैं, उनको पढ़ाई से संबंधित यहाँ तक कि अपने जीवन से, कैरियर से संबंधित सारे जो अवसर हैं वो पूर्णतः बराबर मिलना चाहिए। और जब एक परिवार जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता दूर होगी ही होगी। और बच्चियों को जैसे पुराने समय से एक रूढ़िवादिता चली आ रही है कि बेटियों के लिए काम निश्चित है, कि पानी भरना है तो बेटियों को भरना है, खाना बनाना है तो बेटियों को बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, परिवार के जो भी काम है वो बेटे और बेटी दोनों बराबर के हिस्सेदारी से करें और इसके साथ ही साथ उनको पढ़ने का और सारी सुविधाओं का सब कुछ लाभ परिवार के जो बालक होंगे वो बिल्कुल बराबर समान रूप से प्रदान करें, तो निश्चित ही लैंगिक असमानता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। जी हाँ, माता पिता को ही ये तय करना होगा कि उनके बेटे और बेटियां दोनों बराबर है, तभी हम इस खाई को पाट पाएंगे। बिल्कुल। जी हाँ सीजा जी, अब मैं आपसे एक और बड़ी चुनौती के विषय में जानना चाहूंगी, वो है बाल विवाह। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में, जब बालिकाओं को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती, तो बाल विवाह जो है उसे रोका जाए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगेन यहाँ पे फिर मैं ये कहूँगी कि सबको अवेयरनेस होनी चाहिए जी, कि बच्चियाँ जो है वो पूर्ण रूप से बड़ी नहीं होती हैं और हमारे नियम के हिसाब से जो 18 साल पूर्ति करते हैं उन्हीं का विवाह होना चाहिए जी।
और जहाँ पे ये चीज़ें होती है वहाँ पे वो माता पिता पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनमें फिर अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो ये कार्य करते हैं। और जहाँ हमें ये पता चले कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे में हमें जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको हमें इत्तला करनी चाहिए कि ऐसी हो रही है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पढ़े लिखे अगर माता पिता नहीं हैं तो उनको अवेयरनेस पहुंचाना कि ये चीज़ इस उम्र में बाल विवाह जो है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बच्चों के लिए सही नहीं है। इसका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है और नियम का भी उनको अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। और जब बालिका विवाह जैसे अपराध समाप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेटियां सशक्त होंगी ही। जी जी। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि बेटियों की शिक्षा में जो एक अवरोध है वो ये भी है कि स्कूल दूर होते हैं जिसके कारण बेटियां डरती हैं स्कूल तक पहुंचने में। तो क्या इसके लिए ये करना उचित नहीं होगा कि हम उन्हें शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा का ज्ञान भी दें, ये प्रशिक्षण भी हो? तो बेटियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल सुनीता जी, समस्याएं यदि हैं तो हम समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित न करते हुए समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही समस्या का हल होता है हमारे पास। अगर शालाएं दूरस्थ स्थित हैं और उस स्थिति में बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए हम प्रेरित करते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं, तो निश्चित ही दूरस्थ स्कूल में भी बच्चियां जाएंगी। और यदि रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी हो या फिर किसी भी तरह का कोई दुर्घटना घटित होने वाला हो तो उस दुर्घटना और उस छेड़खानी से बचने के लिए बच्चियां पूरी तरीके से तैयार रहेंगी। तो आत्मरक्षा कर सके इसके लिए बच्चियों को आत्मरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बहुत ही हर्ष के साथ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे जो मेरा ग्रुप है डांसिंग क्वींस ऑफ बस्तर, इसमें 14 बच्चियां हैं और 14 में से जो 4 बच्चियां हैं मेरे टीम की वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि मेरी जो बाकी बच्चियां हैं, इवन मेरे गांव की जो बाकी बच्चियां हैं, वो भी आत्मरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग को लें ताकि ये जो डर है, ये जो हमारे समाज का वातावरण है, ये कभी भी बालिकाओं के लिए बेड़ी बनने का काम ना करे। जी हाँ श्रीजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा महिला को सशक्त करती है जी, इसे आप किस प्रकार से देखती हैं? बिल्कुल, बेशक शिक्षा ही है जो हमें सशक्त बनाती है, हम लायक बनते हैं। आज मैं अपना उदाहरण खुद देना चाहूँगी कि आज मैं इस स्थान पर बैठी हूँ तो उसके पीछे मेरी माता का बहुत बड़ा हाथ है जी। साथ ही मेरे परिवार का भी है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं इस जगह पे जगदलपुर पे अगर मैं एक प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ तो उसमें मेरा अपना परिवार, जहाँ पे मेरे परिवार में सिवाय मेल कैंडिडेट्स के कोई फीमेल ना होते हुए भी उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। सबसे पहला तो वो जो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, और आज मैं एक प्रिंसिपल के पद पे बैठी हूँ तो उसके पीछे उनका हाथ है जिन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके साथ साथ मेरा परिवार, जहाँ पे मेरा पति और मेरे 2 बेटे हैं जो कि स्वावलंबी हैं और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे कोई और नहीं। जिस वजह से मैं कहती हूँ कि एक शिक्षित महिला ही सक्षम है और सक्षम मानी जाती है। जी, जैसा कि श्रीजा जी ने बताया कि महिला को सशक्त करने में परिवार की अहम भूमिका होती है, तो इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न कविता जी आपसे है, परिवार की क्या भूमिका होती है जो वो एक बेटी को सशक्त करे, शिक्षित करे, स्वावलंबी करे? परिवार एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जी। सबसे पहले तो ये है कि परिवार ही बालिकाओं को
आत्मविश्वासी बना सकती हैं जी। यदि हम बिल्कुल सकारात्मक तरीके से बच्चियों के साथ अपना व्यवहार रखेंगे, उनको हमेशा प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा आप कहीं भी कम नहीं हैं, आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल बालक की तरह ही हैं। जी। और इसके साथ ही साथ जो भारत है, आप भी भारत की नागरिक हैं भविष्य की। जी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बालक ही भारत के नागरिक हैं और वो ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जी। बालिकाएं, महिलाएं भी बिल्कुल बराबर की सहभागी होती हैं। तो एक यदि परिवार बच्चों को, बालिकाओं को विशेष रूप से, अगर वो आत्मविश्वास बालिकाओं के अंदर जगाएगा, उनको संपूर्ण अवसर देगा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो बच्ची होंगी वो आगे बढ़ेंगी ही। और यदि बच्चियां आगे बढ़ेंगी तो इसमें परिवार का भी विकास है, हमारे गांव का भी विकास है, समाज का भी विकास है और हमारे संपूर्ण भारत का भी विकास है। जी हाँ, मतलब बेटियों को सशक्त करने में परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। सीजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने अभी थोड़ी देर पहले आत्मरक्षा के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों को ये सिखाना भी बेहद ज़रूरी होता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से ही वो आगे चलकर इसके बीच का फ़र्क को समझ पाएंगी। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो ये गुड टच बैड टच का शिक्षा शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए। जी। क्योंकि घर में जब बच्चे बड़े होते हैं, खास करके बेटियां ही नहीं, बेटों के लिए भी, उनको ये जानकारी देना कि कोई उनको हाथ लगाए तो किस तरह से, कौन सा टच को गुड माना जाए और कौन सा टच बैड है, इसका हमें शिक्षा देना। और वो आज स्कूल, विद्यालयों में इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे अवेयर हो। स्कूलों में भी और विद्यालयों में भी हम यही कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को बचपन से ही एक क्लास लेकर उनको ये बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, किसने आपको किस तरह से आपको टच किया है तो ये आपका गुड टच है और किस तरह से आपको टच करने पर ये आपका बैड टच है। अगर इसकी जानकारी हम देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके रिलेटिव्स हो या फिर उनके साथी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर हो, तो इनकी जानकारी हमें देना बहुत ज़रूरी है और ये स्कूलों में अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह का ज्ञान जो है वो दिया जाए। इसकी हम अपनी तरफ से भी अपने स्कूलों में भी इसका प्रावधान रखे हैं। जी हाँ। कविता जी, अब आप हमें बताएं, जब बेटी शिक्षित होती है तो निश्चित तौर पे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होती है, तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? सुनीता जी, बेटी यदि शिक्षित होती है तो वो आत्मनिर्भर होती है, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो शिक्षित होती है तो उसके पास रोजगार के बहुत अवसर खुलते हैं जी। और जब रोजगार के उसके पास बहुत से अवसर रहेंगे तो निश्चित है कि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। और यदि आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होगी तो क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है, वो परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और यदि परिवार मजबूत होगा तो निश्चित ही समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। तो शिक्षा ही मूलभूत आधार है कि बच्चियों को पर्याप्त यदि अवसर मिले और बच्चियां शिक्षित हो तो विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो विकास होगा वो और तीव्रता से होगा। और आज के तारीख में इतना तो है ही, हम देख ही रहे हैं कि बच्चियां कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। और मैं तो अपनी बच्चियों को मोटिवेट भी करती हूँ कि बेटा आप कहीं से कम नहीं हैं। अपने ग्रुप की बच्चियों को, अपने स्कूल की बच्चियों को मैं उनको ये भी एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा आज जो देश चलाने वाली जो हमारी प्रेसिडेंट भी है वो भी एक ट्राइबल महिला है। तो जब वो एक ट्राइबल महिला होकर के देश को इतने अच्छे से संचालित कर सकती है तो बेटा आपके लिए भी कोई भी चीज़, कोई भी चुनौती कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यदि आप आत्मविश्वास के साथ मन लगा करके शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। जी हाँ, शिक्षा हमें सशक्त तो बनाता ही है, इसके अतिरिक्त हमें हमारे अधिकारों के प्रति भी जागरूक करता है। तो सीजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, दहेज प्रथा हो, तो इन सब का भी पुरजोर विरोध हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए सुनीता जी, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि सबसे पहला तो अगर महिला शिक्षित हो तो वो ये समझ जाती है कि उनके साथ किस प्रकार का अपराध हो रहा है जी।
और उस अपराध को किस तरह से वो उनका सामना करें। अगर वो घर पे अपने ही लेवल पे अगर हैंडल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनको चाहिए कि वो कानूनी मदद, और वो शिक्षा से ही प्राप्त होता है जी। अगर उनको मालूम हो और उनको ज्ञात हो कि हम कानूनी मदद ले सकते हैं, तो इस तरह से वो इस चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं जी। और बाकियों को भी वो अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको अपनी राइट्स का ज्ञान होगा जी। और ह्यूमन राइट्स हो या फिर विमेन राइट्स हो, जो भी है वो इसी प्रकार से आप जान के हम शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। कविता जी, अब मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं बेटियों की शिक्षा के लिए। सुनीता जी, जैसे हम जान ही रहे हैं और आपका मेन थीम भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। तो इस पे सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य ही है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं भी हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, जो कहीं ना कहीं बालिका के शिक्षा के लिए भी लाभप्रद है। बालिका यदि पढ़ती है और एक समय में उसको हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट की ज़रूरत हो तो माता पिता उसके लिए संचय करके रख सकते हैं और उस समय उसके बहुत अच्छे रिटर्न उनको मिलेंगे और उससे बच्चियों के हायर एजुकेशन में बहुत सहयोग होगा। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ और आप लोगों को पता है कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति का प्रावधान होता है, तो जो छात्रवृत्ति है वो बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ये भी एक चीज़ है। इसके साथ ही साथ महिलाएं कहीं पीछे ना हो, इसके लिए सरकार ने हमें पूर्ण अवसर भी दिया है। 33% आरक्षण की बात ये जग जाहिर है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और निश्चित ही इसका लाभ हम ले भी रहे हैं और लेंगे भी और महिलाएं सुदृढ़ बनेंगी भी। जी। अब समय का अभाव है, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में चलते चलते आप अपने अनुभव को संदेश के रूप में कहें, तो सीजा जी पहले आप। मेरा एक ही कहना है सुनीता जी कि अगर महिलाएं शिक्षित हो तो देश आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी और हर जगह हर घर पे महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए और बाकी गर्ल्स को भी शिक्षित करने में एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्वावलंबी बने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपने डिसीजंस को खुद ले सके। अगर ऐसा हो तो फिर देश का तरक्की कहीं बहुत अच्छे से हो सकता है। जी। कविता जी आप। मैं तो यही बोलूँगी कि समाज के दो पहलू हैं, एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। तो पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं को भी पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वो अग्रसर हों, क्योंकि जब दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही एक हम भविष्य की बात बोलें तो हमारा भारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होगा और सामाजिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं एक अमिट छाप बनाएगा पूरे विश्व स्तर पे, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत खूब। दर्शकों, आज की नारी घर रूपी मंदिर से बाहर निकलकर विश्व पटल पर अपना नाम लिख रही है। आवश्यकता है बस इतनी कि उसके इस दृढ़ संकल्प में परिवार और समाज को उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। फिर देखिए कैसे हर घर से एक बेटी निकलकर अंतरिक्ष का माप ले सकेगी। मैं आप दोनों अतिथियों का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे इस विषय पर बातचीत की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।